बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और हम लोग उसका इतना इम्पोर्टेंस नहीं समझ पाते हैं, लेकिन हमारे शरीर में इसका बहुत इम्पोर्टेंस है और अनेकों रोग का ये कारण है और इस पे कंट्रोल करने के बाद हम कई रोग पे कंट्रोल कर सकते हैं। आराम तो कई तरीके से दिया जा सकता है, लेकिन अगर हम प्रॉपर तरीके से जो है इन्वेस्टिगेट करें पेशेंट का, तो फिर उसमें ये फ्लेगम का जो जानकारी जो हम आपको देने जा रहे हैं, ये बड़ा ही लाभप्रद होगा और आपको आगे डायग्नोसिस करने में ये सहूलियत देगा। जैसे जनरली जो बलगम है उसको कैसे हम देखते हैं, तो नाक से और मुंह से जो निकलने वाला चिपचिपा जो द्रव्य होता है उसी को न बलगम कहते हैं। बलगम लोग कहते हैं कि बलगम बहुत निकल रहा है नाक से या मुंह से। काफी कभी जो है ये पानी के समान पतला होता है, काफी चिपचिपा होता है। यूँ कहिए कि अगर ऐसे करके 2 फिंगर में लेकर देखा जाए तो तार बन जाता है उसका, इतना चिपचिपा होता है। और रंग भी इसके कई होते हैं, कभी ये सफेद रंग का होता है, काला होता है, कभी ये हरा पीला काला भी होता है, रंग भी इसके बदलते हैं। और ये यूरिन से तथा ये स्टूल के द्वारा भी ये शरीर से बाहर निकलते हैं। तो जो स्टूल और यूरिन के थ्रू निकलते हैं तो हम म्यूकस कहते हैं, नाम इसका बदल जाता है और म्यूकस कहते हैं। तो म्यूकस भी फ्लेगम का ही एक रूप है। और कभी कभी क्या होता है हमारे शरीर में फ्लेगम न दिखने वाला भी होता है, दिखाई नहीं पड़ता, उसका कोई फॉर्म नहीं होता है और हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियों का कारण भी होता है और दिखाई भी नहीं देता है। तो हमको जानना पड़ेगा कि ये जो फ्लेगम का जो ये रूप है जो दिखाई नहीं देता है, तो वो कौन सी बीमारी या किस तरह की बीमारी, कितने तरह की बीमारियां ये पैदा करता है। तो शरीर के जब द्रव्य वो जो चिपचिपे होकर हाथ और पैरों में रुकने लगते हैं, एक्चुअली इसका बहाव हमारे बॉडी में होता रहता है और बहाव होने के कारण जो है अगर निरंतर बहाव होता रहता है, रुकने का मौका नहीं मिलता है, तब तो शरीर के अंदर इसका एक मूवमेंट चलता रहता है। लेकिन अगर ये रुकने लगता है और इसके साथ कोई चेंज होने लगता है, तब फिर जो है प्रॉब्लम उसी समय क्रिएट होगा। अगर लगातार जो है लगातार जो है अगर ये बॉडी में इसकी रुकावट पैदा होने लगे, मतलब स्टैग्नेंट, तो फिर क्या हो जाएगा कि व्यक्ति के शरीर में थकान पैदा होने लगे। तो बहुत आदमी को देखिएगा जो बलगमी होगा वो बड़ा उसके अंदर में थकान लगता है, तो उसके बॉडी में ये जो इसका फॉर्म नहीं है वो फ्लेगम जो है मूव करता रहता है और हाथ पैरों में बड़ी कमजोरी बताता है और उसके ये फ्लेगम जो है रुकता है और रुकने से जो है टाइटनेस पैदा हो जाता है। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में आपने इसको समझा होगा कि ये जो है आपका किस प्रकार जो है ये काम करता है। तो हमारे बॉडी में ये कई रंग का होता है, ये तो क्लियर हो गया। इसलिए कभी हरा हो, हरा कफ निकला है, पीला कफ निकला है, समटाइम्स काला कफ भी निकलता है, तो जानना चाहिए कि ये जो कफ है ये वही फ्लेगम है और रंग का परिवर्तन
हुआ है ये सफेद भी होता है और इस तरीके के रंग का होता है। फल में जो कहता है ना म्यूकस आ रहा है तो ये भी फ्लेगम ही है, यूरिन में भी आता है। इसके अलावा जो है कफ के रूप में ये बाहर निकलता है, मुंह से निकलता है। सब लोग कहते हैं बहुत बलगम निकल रहा है, नाक से भी निकलता है। रनिंग नोज पानी की तरह भी होता है और थोड़ा गाढ़ा भी होता है। बॉडी के अंदर में ये मूव करता है तो मूवमेंट में कभी रुकावट नहीं होती है और इससे हमारे बॉडी में थकान पैदा होता है। अब इसका सोर्स क्या है? बलगम जो है हमारे बॉडी में जो पैदा होता है इसका सोर्स क्या है, ये होता कैसे पैदा है, ये तो थोड़ा सा आप आइडेंटिफाई कर लीजिएगा। एकाध सिम्टम्स थकान का पकड़ लीजिएगा और इस तरीके से देख कर घबराइएगा नहीं, लेकिन पकड़ लीजिएगा कि ये बलगम है। और इसमें जो है मोस्टली जो ऑर्गन काम करता है वो है स्प्लीन, दूसरा है लंग्स और तीसरा है किडनी। देखिए हम लोग जानते हैं कि नाक से निकल रहा है, नोज इज कनेक्टेड टू लंग्स, तो लंग्स और नाक के बीच का या मुंह से निकल रहा है बलगम, खांसते हैं और कफ निकलता है, मोस्टली हम लोग कहते हैं कि इट इज कनेक्टेड टू लंग्स, तो जनरली हम लोग इसको कहते हैं। लेकिन नहीं, स्प्लीन इज ऑल्सो कनेक्टेड और किडनी इज ऑल्सो। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट ऑर्गन जो है हमारे बॉडी में, ये कफ का निर्माण करता है। तो जब हम कफ को ठीक करने की दिशा में बढ़ेंगे तो आपको इस तीनों ऑर्गन पर ध्यान देना पड़ेगा। अब देखिए, ये तो आपको मालूम है कि इनके अंदर जो ऊर्जा होती है वो ऊर्जा जो है पूरी कम होती है और कम होती है और कम होती है, एकदम कम हो जाती है, जिसको डेथ फॉलो कर लेता है, यानी डिफिशियंस, मूड डिफिशियंट, सिंक कर जाता है और फिर वो कोलैप्स कर जाता है। ये जो नीचे गिरावट जो होती है ये डिफिशियंसी, इसमें किडनी का भी डिफिशियंसी होगा तब कफ बनेगा, लंग्स का भी डिफिशियंसी होगा तब कफ बनेगा और स्प्लीन का भी डिफिशियंसी होगा तो कफ बनेगा। सबसे ज्यादा कफ बनाता है ये स्प्लीन और उससे कम लंग्स और उससे कम किडनी। तो it is now clear that there are three sources. One is the spleen, second is lungs, and third is kidney. Lungs is in upper warmer, in chest region. Spleen is in middle warmer, and kidney is in lower warmer. मिडल वार्मर, 3 वार्मर आप पढ़े हैं जो कि पेरिकार्डियम का यांग है। 3 वार्मर में एक अपर वार्मर, एक मिडिल वार्मर और एक लोअर वार्मर, तो ये तीनों शामिल है 3 वार्मर में है। अपर में है लंग्स, बीच में है स्प्लीन और उसके नीचे जो है वो किडनी, लोअर वार्मर। और ये तीनों के अंदर जो है ऊर्जा होती है, दोनों के अंदर पोलैरिटी तो होती है, इन और यांग, इसकी अपनी एनर्जी होती है। और एनर्जी जब नीचे की ओर होती है यानी डिफिशिएंट होती है तब ये कफ का निर्माण करते हैं। है? तो इस तरीके से आपको इसको याद रखना है कि देयर आर 3 सोर्सेस, वन इज लोकेटेड टू अपर वार्मर, second this is spleen is in middle warmer, and the third is kidney in lower warmer.
below the navel, above the navel, and above the second warmer, that is the chest region, and in chest region this lungs is situated, and this is also a source of forming phlegm when the energy of this organ is deficient. जब ये डिफिशियंट होता है तो बलगम बनना चालू। हम लोग एक सोर्स जानते थे, लेकिन ये दो सोर्स आपको आइडिया होगा। अब जैसे देखिए आपके पास दूसरा जो आपके पास आएगा वो आएगा क्या कि हमारे जो पैथोजेनिक फैक्टर होते हैं वो पैथोजेनिक फैक्टर क्या करते हैं, तो फ्लेगम जो है वो एक पैथोजेनिक फैक्टर है, और ये पैथोजेनिक फैक्टर जो है उस शरीर में जहां जहां बलगम बनता है या जहां जहां बलगम रुकता है, मतलब उसका फ्लो, वहां वहां डिजीज पैदा होता है। ये आपको जानने की जरूरत है। ये अगर ये पैथोजेनिक फैक्टर है फ्लेगम, जो शरीर में जहां जहां ये बलगम बनता है, बनने का जगह सोर्स तो आपको हमने दिखा दिया, स्प्लीन, लंग्स एंड किडनी, तो जहां जहां ये बनता है, बलगम बनता है, या जहां भी ये बलगम के फ्लो को में रुकावट आती है, वहां वहां रोग उत्पन्न होता है। अभी आपको बताए थे ना कि रुकने से थकान, ये एक प्रकार का जो है डिजॉर्डर है, फटीग, टायर्डनेस, वीकनेस, जो भी हो, तो ये एक तकलीफदायक सिम्टम्स आपको आ जाता है। फ्लेगम इज एन इटियोलॉजिकल फैक्टर। दूसरा क्या होता है, फ्लेगम का क्या कैरेक्टर है, एक तो पैथोजेनिक फैक्टर, जहां जहां बलगम रुकेगा वहां वहां रोग पैदा। दूसरा जो है ये इसका इटियोलॉजिकल फैक्टर क्या है कि बलगम रोग के कारण का ज्ञान बताता है। अगर हम बलगम का पता लगा लें, यहाँ पर बलगम है, और उस बलगम का टेस्ट कर लें, स्पूटम का, खाद, जो भी हम तो हमको ये पता चल जाएगा कि इसमें जो है रोग क्या है, कौन सा रोग है। इसलिए स्पूटम का भी टेस्ट होता है, बलगम का भी टेस्ट होता है, फ्लेगम का भी टेस्ट होता है, तो फाइंड आउट, जैसे ब्लड का टेस्ट होता है उसी तरीके से उसका भी टेस्ट होता है, और उस टेस्ट से आपको पता चल जाएगा कि ये रोग का क्या कारण हो सकता है। दैट इज कॉल्ड इटियोलॉजिकल फैक्टर। तो यहाँ पर फ्लेगम का रोल क्या है, हमको रोग को पता लगाने का, आइडेंटिफाई करने का, उसके स्टेज को जानने का हमको ज्ञान मिलता है। एक कारण बताए थे, इट इज अ पैथोलॉजिकल फैक्टर। जहां पर भी बलगम जमा होगा, रुकेगा, वहां डिजीज पैदा हो, पैथोलॉजिकल फैक्टर। बलगम जो है अगर लॉन्ग टर्म तक कहीं रिटेन हो गया तो कॉज ऑफ डिजीज हो जाता है। लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए अपने आप अगर कहीं रुक गया वो हमारे शरीर के अंदर में, क्योंकि वो देखिए उसका स्वभाव क्या है, बहना उसका स्वभाव है, और अगर वो उसके बहाव में अगर आप रोकिएगा तो क्या होगा। पूरा छोटा सा एग्जाम्पल देखिए कि नदी बहती रहती है, इतनी गंदगी उसके अंदर जाती है। आपने पटना में देखा हुआ, पहले आप जब टेस्ट कीजिए
कीजिएगा तो कुछ आपको पता चलेगा, लेकिन ऐसे जनरली नदी को देखने से पता ही नहीं चलेगा, गंदगी डाले जाइए बहती जाए। अगर फ्लो है वाटर तो गंदगी स्टैग्नेंट नहीं होगी, लेकिन वही अगर बारिश हो जिसके समय में कोई तालाब में अगर पानी जो है या कोई गड्ढे में पानी जमा हो जाए और उसमें बहाव नहीं हो तो क्या हो, उस पानी सड़ने लगेगा, उसके अंदर में तरह तरह की गंदगी आ जाएगी, कुछ आकाश से यानी कुछ हवा के द्वारा, अंदर जमीन से, डिफरेंट सोर्स से जो है उसमें गंदगी जमा हो जाएगी और वो पानी जो है फिर उसके बाद रॉट करने लगेगा, सड़ने लगेगा, उसमें स्मेल बदबू आने लगेगी और फिर उसके बाद वो तरह तरह के रोग को पैदा कर सकता है, डिस्पायरेटरी अपर डिस्पायरेटरी डिसऑर्डर, वायरस या कोई भी तरह का इंफेक्शन क्रिएट कर देगा। ठीक उसी तरीके से अगर फ्लेगम जो है अगर कहीं लंबे समय तक उसको तो बहना है, रिटेन होता है और बह जाता है तो ठीक, लेकिन अगर लंबे समय तक रिटेन हो जाएगा तो क्या करेगा, कॉज ऑफ डिजीज, वहां पर फ्लेगम जो है कॉज ऑफ डिजीज हो जाएगा। फ्लेगम जो है इटियोलॉजिकल फैक्टर है, इससे रोग का कारण जाना जाता है, ये पैथोलॉजिकल फैक्टर है, ये बीमारी का कारण भी होता है। और ये तो मैंने आपको बताया कि जो सोर्स है वो इट इज वेरी क्लियर। स्प्लीन सबसे ज्यादा कफ बनाता है, फ्लेगम बनाता है, लंग्स उससे कम और किडनी उससे कम, लेकिन शर्त उसमें ये कंडीशन ये है कि उनको डिफिशिएंट होना पड़ेगा। अगर लंग्स आपकी डिफिशिएंसी होगी ना तो लगातार स्नीज कीजिएगा, छींक लगातार आपको आएगी। लंग्स के डिफिशिएंट होने से छींकें आएंगी, स्नीजिंग होगा और नाक जो है रनिंग हो जाएगा। तो डिफिशिएंसी से बाहर निकलेंगे जब हम बैलेंस करके, तो हमारा फ्लेगम कंट्रोल हो जाएगा, हमारा स्नीजिंग कमजोर हो जाए, ये कंट्रोल हो जाएगा, हमारा जो ये रनिंग नोज है ये कंट्रोल हो जाएगा, समाउ बहुत हद तक हमारा खांसी कंट्रोल हो जाएगा, ये सारी चीजें कंट्रोल हो जाएंगी। अब जो है अगर जो है हमको जो इस सिम्टम्स है वो सिम्टम्स जो है टंग पे भी दिखाई देता है और पल्स पे भी दिखाई देता है फ्लेगम का, कि हमारे शरीर के अंदर में फ्लेगम इज बीइंग फॉर्म्ड, हमारे बॉडी में फ्लेगम बन रहा है, इसके लिए हमारे बॉडी में हम टंग से पकड़ सकते हैं और हम पल्स इंडिकेट कर सकता है। ये दोनों मामले को अगर हम जानते हैं तो हमको ये पता चल जाएगा कि ये जो है वो फ्लेगम का निर्माण हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि जीभ पे जो है स्लिपरी या स्टिकी टंग, जो कोटिंग होता है ना वो ऐसा है कि फिसलने वाला है, यानी अगर जीभ आप उसको टंग क्लीनर से साफ कीजिएगा तो टंग क्लीनर जो है वो उसके ऊपर से फिसल जाएगा, एक ये भी साइन है। और एक स्टिकी है, अगर साफ कीजिएगा तो बहुत गंदगी बाहर लेके निकलेगी कोट में, तो टंग से ऐसे आप पकड़ सकते हैं कि जो है वो फ्लेगम का फॉर्मेशन आपके बॉडी में हो रहा है। और पल्स जो है वो आपको वाइडी हो जाएगा, बहुत पतला महीन आपका वो हो जाएगा। तो क्या कर सकते हैं आप कि और क्या हो सकता है कि मुंह की लार जो है वो काफी चिपचिपा होने लगेगी। लार 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 मतलब समझ रहे हैं, स्लाइवा, स्लाइवा अगर चिपचिपा होने लगे तो आप इंडिकेट कीजिए, समझ जाइए कि
बॉडी में फ्लेगम बन रहा है, और अगर ये फ्लेगम रुकेगा तो आपको ये रोग का कारण होगा। ये पैथोलॉजिकल फैक्टर भी हो सकता है, और उसके बाद अगर हम इसका उपयोग करना चाहेंगे तो ये इटियोलॉजिकल फैक्टर भी हो सकता है, और ये लंबे समय तक रिटेन हो गया तो ये कॉज ऑफ डिजीज भी हो सकता है, ठीक है ना। ये सब सारी चीजें हो जाएंगी। और फिर दूसरा इंडिकेशन क्या है, कहीं ना कहीं लार का चिपचिपापन होने का मतलब है कि कहीं ना कहीं मेरा स्प्लीन या मेरा लंग या मेरा किडनी अपने एनर्जी में नीचे की ओर जा रहा है, डिफिशियंट हो रहा है। तो इतनी चीजें आप पकड़ लीजिएगा। जहाँ आपका लार दिखाई पड़े तो वो चिपचिपा हो रहा है, उसमें जो है वो गलती से अगर हाथ में आ गया तो देखा चपचप तार बनने लगा तो समझिए बॉडी में बलगम बन रहा है। अब जो इसका जो टाइप्स है वो इसका दो टाइप्स, एक तो टाइप्स है जिसका फॉर्म आपको दिखाई देता है, और एक जो है इसका फॉर्म ही दिखाई नहीं देता है, ठीक है ना। तो ये जो आपको जो दोनों फॉर्म है उसको हम लोग स्टडी करेंगे। एक जिसमें फॉर्म है, एक जिसमें फॉर्म नहीं। अगर अगर लंग्स में टैंक फ्लेगम हो जाए, लंग्स में ऐसा फ्लेगम जिसमें आर्द्रता भी है, फ्लेगम भी है और आर्द्रता भी है, यानी ह्यूमिडिटी भी है, डैम्पनेस भी है, तो उससे हमारा इंटरनल ऑर्गन एफेक्टेड हो गया, लंग्स। तब वो इफेक्ट करेगा हमारे इंटरनल ऑर्गन। और अगर वो जो है फ्लेगम में फायर हो गया तब भी जो है वो क्या करेगा, इफेक्ट करेगा इंटरनल ऑर्गन को। हम समझ ही रहे हैं कि फायर मतलब इट इज कनेक्टेड टू हीट, तो फायर अगर आ जाएगा तो इंटरनल ऑर्गन को करेगा। फ्लेगम जो है अगर हार्ट को मिस्ट करेगा तब भी ये इंटरनल ऑर्गन को करेगा। इस तरीके से ये तीन तरीके से इंटरनल ऑर्गन को करता है। और फ्लेगम अगर ब्लॉक होगा, मेरिडियन को ब्लॉक करेगा तो ये लिम्ब को करेगा इफेक्ट। और अगर फ्लेगम जो है स्किन के पास चला जाएगा, अंडर द स्किन, तब भी लिम्ब को करेगा। फ्लेगम जो है अगर ज्वाइंट में चला जाएगा तब भी लिम्ब को करेगा। दोनों हाथ पैर मोस्टली जो है आपका जो ज्वाइंट है वही लिम्ब में ही है। तो मेरे कहने का मतलब हो गया कि अगर इस नेचर का फ्लेगम है, फ्लेगम बनना चालू हो गया, कैसे पकड़िएगा, चिपचिपापन आ गया, उसमें तार बनने लगा, आपके जीभ पे जो है वो स्टिकी कोट आने लगा, स्लिपरी होने लगा, आप टंग क्लीनर से साफ करते हैं तो साफ नहीं हुआ, अगर साफ हुआ तो बहुत उजला सा निकला, तो समझना चाहिए कि भाई साहब फ्लेगम बन रहा है। अब ये फ्लेगम जो है, अब अगर उसके अंदर में डैम्प आ गया अब इंटरनल ऑर्गन को करेगा, फायर आ गया अब करेगा, मिस्ट करेगा अब करेगा, और फ्लेगम अगर मेरिडियन तो आप लोग को मालूम है कि आपका जो है 12 मेरिडियन ऐसे हुए और जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेरिडियन है तो बहुत ज्यादा, लेकिन हम लोग 2 जनरली पढ़ते हैं। 14 मेरिडियन जो है उसको अगर ये ब्लॉक करना चालू करेगा तो प्रॉब्लम जो है लिम्ब में दिखाई पड़ेगा। और फ्लेगम जो है अगर स्किन के नीचे भी आ गया तब भी लिम्ब को प्रॉब्लम करेगा, ज्वाइंट में आ गया तो आपके नहीं है तब तो आपके लिम्ब को प्रॉब्लम करेगा। तो इस तरीके से ये आपको समझ में ये बात
आनी चाहिए। को लगता है कि कुछ बातें समझ में आपको आई होगी। पॉज शुरू होता है स्प्लीन से, लंग्स से और किडनी से। ये तब तक नहीं शुरू होता है, तीनों ऑर्गन इन्वॉल्व नहीं होता है, जब तक कि इसकी ऊर्जा डिफिशियंट नहीं होती है। और जब डिफिशियंट हो जाती है, जब ये डिफिशियंट हो जाती है, तब आपके बॉडी में सिम्टम्स दिखाई पड़ेंगे। क्या सिम्टम्स होंगे? आपके टंग जो है वो उस पर कोटिंग स्लिपरी या स्टिकी हो जाएगा, आपके पल्स वाइडी हो जाएंगे और मुंह में चिपचिपापन आ जाएगा, जिसमें तार बनने लगेगा। तो समझना चाहिए कि बॉडी में फ्लेगम स्टार्ट बनना उसका। अगर वो बनता है तो दो तरह से बनता है, या तो उसका फॉर्म होगा या उसका फॉर्म नहीं होगा। दोनों हालात में अगर उसमें डैम्पनेस आएगा तो इंटरनल ऑर्गन, अगर उसमें फायर आएगा तब भी इंटरनल ऑर्गन, अगर उसके अंदर में मिस्टिंग एच होगा तब भी जाके इंटरनल ऑर्गन, अगर वो मेरिडियन को ब्लॉक करेगा तो लिम्फ, अगर वो स्किन के नीचे आएगा तब भी लिम्फ, और ज्वाइंट में आ जाएगा तो भी लिम्फ एफेक्टेड एरिया हो जाएगा। तो इसलिए अगर किसी के पैर में दर्द है, पैर में भारीपन है, अगर उसके ज्वाइंट में, जैसे मान लीजिए इलियोसेक्रम ज्वाइंट है जो एकदम थाई के पास होता है, पेल्विक रीजन जिसको कहते हैं, तो अगर वहां दर्द हो रहा है, भारीपन है, या फिर नी ज्वाइंट हो गया, धीरे 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 उसमें कई डिस्टर्बेंस आ रहा है, एंकल ज्वाइंट है या टोज ज्वाइंट है, तो तुरंत उसको समझना चाहिए और सिम्टम्स में जाना चाहिए। भाई साहब अजी ऐसा बताइए, अपने जीभ दिखाइए, जीभ देख लिया उनका, कुछ निकलता है कि नहीं? तो नहीं भाई साहब, दिखाई पड़ रहा है कि जीभ में लगा हुआ है, स्लिपरी है। ठीक है, हम लोग पल्स की स्थिति उतना नहीं जानते हैं, लेकिन पल्स हाथ रखेंगे लगेगा जैसे एकदम महीन सा बहुत इंडिकेटिंग नहीं है। उसके बाद क्या देखेंगे? लार देखेंगे। देखिए आप पूछिएगा, कभी कभी लार निकलता है, हाथ में लग जाता है, जब मुंह में लगा रहता है लगाते हैं तो क्या चपचिपा समझना चाहिए, कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम है। तो ये आपका जो है, इस तरीके से आप फ्लेगम का सहारा ले सकते हैं। अब जैसे देखिए कि 75% जो होता है बलगम, ये बनाता स्प्लीन है। मोटा मोटी स्प्लीन के द्वारा आप कंट्रोल कर सकते हैं मेजॉरिटी ऑफ द क्वांटिटी ऑफ फ्लेगम, तो आप कंट्रोल कर सकते हैं। अब ये जो बनाता है इसका वजह क्या होगा कि स्प्लीन जो है बॉडी फ्लूइड का, जब उसको ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकता है और उसको ट्रांसफर नहीं कर सकता है, तो रुका हुआ जो बॉडी फ्लूइड है स्प्लीन में, देखिए कॉन्सेप्ट को साफ होना चाहिए। हमारे शरीर में बॉडी फ्लूइड उसी तरीके से उतने ही बड़े हिस्से में है जैसे यूनिवर्स में पानी। इतना जमीन उसका कहीं उससे ज्यादा पानी। हमारे बॉडी में भी पानी की मात्रा है, बॉडी फ्लूइड की मात्रा है। बिना बॉडी फ्लूइड का हमारे बॉडी में ऑर्गन काम नहीं कर पाते हैं। सभी जगह पानी उपस्थित है, बॉडी फ्लूइड उपस्थित है। तब ये बॉडी फ्लूइड क्या है, जब पहुंचता है स्प्लीन में ड्यूरिंग इट्स सर्कुलेशन, और ये इसको चेंज करने में स्प्लीन जो है अपने को कमजोर महसूस करता है, इसका ट्रांसफर नहीं करता। क्यों करता है? मान लीजिए आपको 1 किलो उठाने का की क्षमता है और 1 किलो पास में है, तो आप उठा के एक मिनट में इधर से रख दीजिएगा,
लेकिन आपको 1 किलो उठाने की क्षमता है और 2 किलो आपके पास है तो आप उठा ही नहीं पाएंगे। बताया था कि ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है ना। फिर उसके बाद आपको जो है ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसफर, उसके बाद वार्मिंग, कूलिंग, प्रोटेक्टिंग, ये सब गुण बताए थे। तो ये सारे गुणों में कमी आ जाएगी जो जिसका जो काम है, तो ये रूपांतर नहीं कर पाएंगे, स्थानांतरण भी नहीं कर पाएंगे, तो क्या होगा, बॉडी फ्लूइड क्या होगा, तब ये कन्वर्ट कर जाएगा। तो स्प्लीन की कमजोरी बलगम बना देगी। अब यहाँ देखिए, बलगम जब आपका बन जाएगा स्प्लीन की कमजोरी से और लगातार बनेगा, क्योंकि बॉडी फ्लूइड का तो मूवमेंट है आपके बॉडी में, और बलगम बनेगा तो फिर उसके बाद आपको मैंने कहा ना कि पैथोलॉजिकल फैक्टर्स भी काम करने लगेंगे। अगर उसका वो रुक जाएगा, बहाव नहीं होगा, तो कई तरह की इश्यूज खड़े हो जाएंगे। लेकिन अभी आप इतना जानने की कोशिश कीजिए कि वो बलगम बन जाते हैं, समझ गया ना। तो इस तरीके से ये मेन कॉज है फॉर्मेशन ऑफ फ्लेगम, समझ गया ना। और इसमें इसकी दोनों एनर्जी काम करती है, की भी काम करती है और यांग की भी डिफिशिएंसी काम करती है। अब देखिए, लंग्स सेकेंड पार्ट में आया, तो लंग्स जो है वो अपने बॉडी फ्लूइड को नीचे नहीं भेजता है, एक्चुअली नीचे भेजता है किडनी के पास। लेकिन अगर उसके अंदर में कमजोरी हो गई और वो नहीं भेज पाया तो क्या होगा, वही होगा जो स्प्लीन के साथ हुआ, इसका बॉडी फ्लूइड बलगम में बन जाएगा और ये 15% बलगम बनाता है। 75 स्प्लीन बनाता है, 15 ये बनाता है। अपने बॉडी फ्लूइड को, जो बॉडी फ्लूइड को नीचे जाना चाहिए, यानी लंग्स का डिसेप्टिंग पावर जब कम हो जाता है तो उसका बॉडी फ्लूइड जो उसके अंदर होता है वो नीचे नहीं आएगा, उसी में रुक जाएगा, तो बलगम। तो ये तो लंग्स का हो गया। और उसी तरीके से जब के जो है यानी किडनी जो है, जब शारीरिक द्रव को शरीर से बाहर नहीं निकाल पाती है तो क्या होगा, वो फिर बलगम बन जाएगा। और ये बॉडी में 10% होता है, 75, 15 और 10, ये हो गया 100%। तो ये कारण आपके बॉडी में, ये कारण है आपके बॉडी के अंदर में बनने का, ठीक है ना। अब जो है इतनी ये एनर्जी की डिफिशिएंसी जब होने लगती है तो क्या होता है कि जो बलगम बनते हैं, बनने वाले बलगम वो दिखाई नहीं देता है, या ब्लड में इसका जो रूपांतर होता है, बड़ा सुन के आश्चर्य होगा आपको कि ये ब्लड में कोलेस्ट्रॉल, यूरिया, क्रिएटिनिन के रूप में दिखाई देता है और अन्य। अब बताइए, आप कोलेस्ट्रॉल जब लिपिड प्रोफाइल होता है, पता लगता है कि हमारे पास कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, एएलडीएल बढ़ा हुआ है, एलडीएल बढ़ा हुआ है, ठीक है ना। किडनी का प्रोफाइल होता है तो क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, ब्लड यूरिया बढ़ा हुआ है, बहुत सारी चीजें जो है वो होता है। लेकिन एक्चुअली इसका ओरिजिन कहाँ है, किडनी की जो है जब डिफिशिएंसी होती है तो उससे बनने वाला बलगम जो है वो दिखाई नहीं देता है। जब हमको दिखाई नहीं देगा तो ये ब्लड में ऐसी सब चीजों को तैयार करता है, ठीक है ना। ये तो आप जान गए कि डिफिशिएंसी के कारण वो अपने द्रव को बाहर नहीं निकाल पाएगा,
तो वो बलगम बनाएगा। और ये बलगम जो होता है 10% होता है। ये 10% ही हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल, यूरिया और क्रिएटिनिन बनाते हैं। आगे इसके बारे में और भी जानकारी हम लोग लेते लेंगे। तो ये जो है, तो देखिए आपके सामने कोलेस्ट्रॉल का, अभी तो क्या, अभी आपको बताएंगे गॉल ब्लैडर स्टोन, किडनी का स्टोन, यूरेटर का स्टोन, यूरिनरी ब्लैडर, ये सब के सब जो है वो बनते हैं इससे, स्टोन से, फ्लेगम से। आप अंदाज लगाइए कि फ्लेगम का महत्व जो है कहाँ है और कितना है। ये सारी चीजें जो है वो इन्हीं सब चीजों से बनती हैं। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन आई थिंक यू विल नोट, कि जो बॉडी के अंदर में ये सब सारी चीजों का निर्माण जो होता है उसके पीछे ये कारण है। इसको हम लोग थोड़ा आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी फिलहाल जो है वो हम लोग और भी चीजें पढ़ते हैं। तो स्प्लीन की जो डिफिशियंसी है तो शलगम बनता है। स्प्लीन का जो की डिफिशियंसी है होने पर जो शलगम बनता है, तो उसमें भी जो है वो दिखाई न देने वाली बातें आ जाती हैं। और स्प्लीन यार्न डिफिशियंसी जो होती है, उसका जब डिफिशियंसी होता है तो जो बलगम बनता है प्रारंभ में तो लार के रूप में लगता है, और बाद में जब इसमें ठंड मिल जाती है तब ये सफेद बलगम बन जाती है। देखिए, अब आपको इस बात को समझना है, डिफिशियंसी से जो फ्लेगम बनता है उसका फॉर्म आपको दिखाई नहीं देगा स्प्लीन में, और जो आपको यांग के डिफिशियंसी से बनेगा स्प्लीन में वो आपको दिखाई। अगर उसमें कोल्डनेस आ जाएगा तब तो सफेद होगा, जनरली सफेद बलगम निकलता है। तो समझिए जब ठंडा लग जाता है तो जो कफ आता है वो सफेद होता है। घबराहट उस समय होती है जब वो हरा हो जाता है, पीला हो जाता है, काला हो जाता है। रंग बदलने का कारण जो है वो है हीट। जब बलगम में फायर मिल जाता है तब उसका रंग बदल जाता है, डिफरेंट तरह का रंग जो आपसे चर्चा हुई, तो वो यही तरह की रंग जो है हरा हो जाएगा, पीला हो जाएगा, काला हो जाएगा, ऐसा होता है। अब जो है बलगम जिसको हम देख सकते हैं, ठीक है ना, वो कहाँ होता है, वो लंग्स में एकत्रित होता है। और जब हमें खांसी होती है वो क्या करता है, इरिटेट करता है हमारे ब्रोंकाई को, और इरिटेट करने के बाद वो बाहर निकलता है, तो खांसी के साथ निकल आता है। तो जो ब्रोंकाई होता है वो क्या होता है, उसका भी जो है ये होता है, सिक्रीशन होता है ब्रोंकाई को। ब्रोंकाई आपको बताया ना, जैसे नाक से चलते हैं तो नेयर होता है, नेजल चैम्बर होता है, नेजोफेरिंक्स होता है, ओरोफेरिंक्स होता है, लेरिंजियल फेरिंक्स होता है, तो उसके बाद जो है लैरिंक्स तो हो ही गया। उसके बाद ये ब्रोंकाई होता है, ट्रैकिया होता है। अब ब्रोंकाई ट्रैकिया हुआ तो दो भाग में बटा ब्रोंकाई हुआ, फिर ब्रोंकाई से कई भाग में बट गया, उसको ब्रोंकियोल कहें, और फिर एयर शैक बन गया। तो दोनों शरीर के दोनों पार्ट में ये आपका लंग्स का निर्माण होता है। तो अगर मानते हैं कि ये ब्रोंकाइटिस का जो ये होता है, सिक्रीशन होते हैं, या लंग्स के रोगों में, लंग्स के अंदर तो कोई भी रोग अगर होता है तो उसमें बलगम बनता है तो दिखाई पड़ने वाला होगा। लंग्स के अंदर
जो बलगम होता है उसका फॉर्म होता है, लेकिन स्प्लीन में उसका फॉर्म नहीं होता है, लेकिन यांग डिफिशिएंसी में उसका फॉर्म होता है। तो फेलगम में अगर हीट आ जाए लंग्स में तो क्या होगा, उसका कलर जो है बदल जाता है, ग्रीन हो जाएगा, येलो या ग्रीन हो जाएगा जब वो बाहर निकलेगा और स्टिकी रहेगा। लेकिन फेलगम अगर निकलता है स्टोमक यानी स्प्लीन और स्टोमक में फेलगम हीट से, तो वो जब बाहर निकलेगा तो उसमें चेहरा जो है वो रेड ऐसा हो जाता है। और कोल्ड फ्लेगम जो होता है लंग्स में, वो जब बाहर निकलता है तो वाइट वाटरी फ्लेगम होता है। और अगर स्टोमक में कोल्ड फ्लेगम होगा, वो अगर निकलेगा तो वाइट ही, लेकिन एक सिम्टम्स रहेगा कि वॉमिट करने का मन करेगा, ठीक है ना। अगर आपको ह्यूमिड फ्लेगम होगा लंग्स में, आपको हमने बताया फ्लेगम अगर फ्लेगम में हीट होगा, फ्लेगम कोल्ड होगा लंग्स में, और फ्लेगम में डैम्पनेस ह्यूमिड होगा, तब क्या होगा, बहुत ज्यादा स्पूटम निकलेगा, बहुत ज्यादा। और फ्लेगम फ्लूइड्स जो है अगर स्टोमक में है और इंटेस्टाइन में है तो ये क्या कॉज करेगा, आपको, ये वाटरी फ्लूइड के रूप में निकलेगा, इंटेस्टाइन में वाटरी थिन फ्लूइड के रूप में ये बाहर निकलेगा। और फ्लेगम फ्लूइड जो है अगर हाइपोकॉन्ड्रियम में जाके जमा हो जाएगा तो हाइपोकॉन्ड्रियम फेल होने लगेगा ऑन कफिंग। जब कफ निकलेगा तो आपको जो है अपने मसलियों में अंत में लेटरल साइड में आपको पेन होने लगेगा। फेलगम फ्लूइड जो होता है अगर लिम्ब में जमा हो जाएगा तो कफ कॉज करेगा और बहुत ज्यादा जो है स्पूटम निकलेगा और बॉडी में हैवीनेस हो जाएगा। और फ्लेगम फ्लूइड जो है अगर डायफ्राम के ऊपर जाके डिपॉजिट हो जाएगा तो व्हाइट स्पूटम विद कफ और उसके बाद ब्रीदिंग ट्रबल भी शुरू हो जाएगा। तो ये फ्लेगम के बारे में कुछ जानकारियां हैं। अगर मान लीजिए आपको फ्लेगम के बाद कुछ चर्चा हम लोग और कर ले कि पार्किंग कफ होता है जिसको कुकुर खांसी कहते हैं, वो जो काफी ज्यादा स्मोक करते हैं ना, स्मोकर कफ उसको कहते हैं, उसको पार्किंग कफ कहते हैं, कुकुर खांसी कहते हैं। मोस्टली जो लोग काफी ज्यादा स्मोक करते हैं उनको अस्थमा हो जाता है, चेस्ट में हैवीनेस हो जाता है और श्वास छोड़ने में उनको कठिनाई होती है और छिछली सांसें हो जाती है। ये कॉम्प्लेन आता है। उनको एक फेरिंजाइटिस भी हो जाती है, फेरिंग्स में इन्फ्लामेशन भी हो जाता है। अच्छा, अगर मान लीजिए कि अगर बैड स्मेल आता है यूरिन में, तो बैड स्मेल यूरिन में आने का मतलब होता है कि यूरिनरी ब्लैडर में हीट है। जब बैड स्मेल आए, अगर कफ में आता है तो इसका मतलब लंग्स में हीट है। अगर वेस्ट में स्टूल में आता है तो इसका मतलब लार्ज इंटेस्टाइन में। और मुंह में अगर श्वास खराब आता है, माउथ से महक स्मेल आता है, तो इसका मतलब है
तो ये आदमी के स्टमक में जो है, इससे भी आप डायग्नोसिस कर सकते हैं कि अगर लंग्स में आ रहा है तो कफ में आने लगेगा, स्मेल, बदबू आएगी, स्मेल उसका। यूरिन में रहेगा तो यूरिन में आपको महक आ जाएगी। बाउल मूवमेंट अगर उसमें, अगर स्टूल में, वेस्ट में अगर हीट है तो स्टूल में हीट आ जाएगी। माउथ है तो स्टोमक में हीट है तो माउथ से आने लगेगा दुर्गंध, जो खासकर पायरिया इत्यादि भी आप लोग देखे होंगे या आप जानते होंगे। तो इस तरीके से ये आपका थोड़ा डायग्नोसिस हो गया। अगर मान लीजिए म्यूकस स्टूल में आ रहा है, स्टीफनेस हो रहा है इन स्टोमक में, दूसरा क्या है, मेंटल डिरेजमेंट हो जाता है, मतलब मेंटल मानसिक गड़बड़ियां हो जाती हैं, नींद नहीं आती है। इसका मतलब है स्टोमक में फ्लेगम बढ़ गया है, यानी स्प्लीन की कमी होती है। तो स्टोमक में फ्लेगम बढ़ गया, और स्टोमक में अगर हीट आ गया फ्लेगम में तो क्या होगा, मुंह में महक आ जाएगी, स्मेल आ जाएगी। इस तरीके से आप एक दूसरे को कनेक्ट कर सकते। मोस्टली देखिएगा कि जब ओल्ड एज आता है, ओल्ड एज का भी कफ एक अजीब सा होगा, उसमें भी कफ निकलेगा, खांसी होगी, छिछली सांसें होगी, गले में खड़खड़ाहट होगी, और कंपकपी भी लग सकती है, और फ्लेगम जो है वो बनेगा आपको। क्रॉनिक कंडीशन ऑफ फ्लेगम जो है वो लंग्स में होगा, और इस तरीके से स्प्लीन, यांग और लंग्स की डिफिशियंसी होती है। ये ओल्ड एज में जनरली होगा। एक केस में क्या होता है कि वॉमिटिंग होती है, काफी क्लियर फ्लूइड जैसा निकलने लगता है। तो हमारे शरीर में 3 ऑर्गन ऐसे होते हैं, एक स्टोमक, एक लार्ज इंटेस्टाइन, एक स्मॉल इंटेस्टाइन, एक यूट्रस। और जो एक्सटर्नल कोल्ड का जो अटैक होता है, इसमें क्या होता है कि स्टोमक पे तो ऊपर से अटैक होता है, और बाकी जो 3 बच गए इस पर नीचे से अटैक होता है। तो आपका जो है, अगर अटैक होता है तो पी जो है वो स्टोमक में रुकेगा, और स्टोमक में रुकने के बाद क्या होगा, वॉमिटिंग हो जाएगी, पेट फूल जाएगा, कड़ा हो जाएगा, दर्द होने लगेगा, और तब जाकर करके वो वॉमिट होने लगेगा। इससे जो है एसटी यांग जो है वो कमजोर होता है, और पाचन अवरुद्ध होने लगता है, ठंड लगती है, और गर्म चीज पीने की इच्छा होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीजें नहीं समझ में आई होगी, लेकिन कुछ चीजों को समझने की जरूरत है। एक, इसको छोटा कर दे अगर हम, तो एक तो है कि आप हीट से, स्मेल से पकड़ सकते हैं कि आपके बॉडी में कहाँ कहाँ क्या प्रॉब्लम है। अगर यूरिन में हीट है तो यूबी में जो हीट आ जाएगा तो यूरिन में स्मेल आ जाएगा, कफ में स्मेल आएगा तो लंग्स में हीट आ जाएगी, और वेस्ट में अगर आ जाएगा तो लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाएगा, और स्टोमक में आ जाएगा तो माउथ में आ जाएगा। यहाँ तक तो एक थ्योरी तो क्लियर होगी। दूसरी थ्योरी जो है वो ये है कि अगर आपका जो है वो फ्लेगम में अगर हीट है लंग्स में, तो क्या होगा, येलो ग्रीन स्टिकी फ्लेगम हो जाएगा।
अगर फ्लेगम में हीट है स्टोमक में तो क्या होगा, ये एक्सपेक्टोरेशन होगा, येलो ग्रीन स्टिकी फ्लेगम विथ रेड फेस अगर स्टोमक में होता है। अगर फ्लेगम कोल्ड होगा इन लंग्स में तब एक्सपेक्टोरेशन व्हाइट वाटरी फ्लेगम का होगा। ऐसा 2-3 बार पढ़िएगा तो आपको याद हो जाएगा। और कोल्ड फ्लेगम जो है अगर स्टोमक में होगा तो ये तो होगा एक्सपेक्टोरेशन ऑफ व्हाइट वाटरी फ्लेगम का होगा, लेकिन साथ साथ वॉमिट करने का टेंडेंसी हो जाएगी, जिसको नॉजिया कहते हैं। ये आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा हीट के साथ कंबाइन करके, कोल्ड के साथ कंबाइन करके। अगर ह्यूमिड फ्लेगम होगा लंग्स में तब तो बहुत ज्यादा जो है व्हाइट स्पूटम आएगा। और अगर फ्लेगम फ्लूइड्स जो है वो स्टोमक और इंटेस्टाइन में आएगा तो फिर वाटरी थीन फ्लूइड्स होगा इन स्टोमक एंड इंटेस्टाइन। तो उसी तरीके से अगर आपको पहले भी बता दी है कि फ्लेगम अगर फ्लूइड्स हाइपोकॉन्ड्रियम में होगा तो आपको जब खांसी होगी तो हाइपोकॉन्ड्रियम में दर्द होगा। आपको हाइपोकॉन्ड्रिया आपको याद होगा ना, हमने पेट को कई हिस्से में बांटा था। एक को इपीगैस्ट्रियम कहा था, ऊपर वाले को, सबसे नीचे वाले को हाइपोगैस्ट्रियम। उसके बाद सबसे ऊपर बाएं बाएं को कहा था हमने हाइपोकॉन्ड्रियम। उसके बाद हमने कहा था इलियक, लंबर कहा था नाभि वाले हिस्से को, और नीचे वाले को इलियक कहा था, राइट और राइट एंड लेफ्ट लंबर भी कहा था। तो ये आपके जो है ये हाइपोकॉन्ड्रियम में जो है पेन होने लगेगा, कफ, जब कफिंग कीजिएगा कफ निकालिएगा तो निकलने लगेगा। अगर फ्लेगम फ्लूइड जो है वो लिम्ब में आ जाएगा तो ये जो है कफ कॉज करेगा और ये वाइट जो है स्पूटम होगा और बॉडी में आपको एक भारीपन महसूस होगा। और ये फ्लेगम फ्लूइड जो है अगर डायफ्राम में रहेगा तो व्हाइट स्पूटम विथ कफ एंड अस्थमा। तो ये सारी चीजें जो है वो एक फिर से मैंने इसलिए रिपीट करा दिया कि थोड़ा दिमाग में आए। तो ये डिफिशियंसी के कारण होता है और डिफिशियंसी स्प्लीन, लंग्स और किडनी के कारण। सबसे ज्यादा स्प्लीन डिफिशियंसी 75%, लंग्स डिफिशियंसी 15% और फिर किडनी का डिफिशियंसी जो है वो आपका 10%। तो ऑल टुगेदर जो फ्लेगम बनता है वो फ्लेगम जो बनता है वो इसी तरीके से परसेंटेज वाइज परसेंटेज। ये जो फ्लेगम है उसको अगर हम देखते हैं तो दो, एक फॉर्मूला होता है, एक बिना फॉर्मूला। फॉर्म में तो हम देख लिया, पीला हरा लाल जो भी निकल रहा है सब हमको दिखाई देता है, लेकिन जिसमें फॉर्म नहीं दिखाई दे तो जैसे आपको बताया कोलेस्ट्रॉल है, क्रेटिनिन है, यूरिया है, अच्छा नोट्स है, नोट्स भी दिखाई पड़ते हैं ना, वो भी फ्लेगम का जमाव हो जाता है। और क्या होता है, ये जितने स्टोन्स फॉर्म करते हैं हम लोग कल डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से स्टोन बनने लगते हैं जब फ्लेगम उसमें एसोसिएटेड होता है। तो वो जो है वो आपको कितने स्टोन है, तो मोस्टली हम लोग, हमारे पास पेशेंट भी आ जाते हैं कि स्टोन है कितनी, रीनल स्टोन है, यूरेटर में है, तो यूबी में है, तो किडनी में है, तो गॉल ब्लैडर में स्टोन है। तो ये सब सारी चीजें जो आती है ना, तो इन सबों के पीछे वो कारण होता है, इसमें फ्लेगम का रोल हो जाता है। तो ये जानकारी आप थोड़ा सा याद रख लीजिएगा तो आपको ठीक रहेगा। और फ्लेगम कैसे पहचानते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो मैंने आपको बता दिया। म्यूकस के रूप में ये स्टूल से निकल सकता है, यूरिन
से निकल सकता है। ये चिपचिपा होता है, इसमें तार बन जाते हैं, नाक और मुंह से भी ये निकलता है। और जब ऐसा बनने लगे तो समझिए कि संगम बॉडी के अंदर तो बनने लगा है। जीभ जो है वो उस पर व्हाइट कोटिंग आ जाएगी और उस पर आपका क्लीनर जो है फिसल जाएगा या फिर कुछ ज्यादा जो है व्हाइट मटेरियल लेके बाहर निकलेगा। आपका पल्स जो होगा वो बड़ा वायरी हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है, और ये कब होता है, जब ये लोग बॉडी फ्लूइड को अपने कार्य के मुताबिक इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, स्प्लीन रूपांतर नहीं कर पाता है तो बॉडी फ्लूइड स्लेगम बच जाता है। जब लंग्स जो है नीचे की ओर बॉडी फ्लूइड नहीं भेज पाता है तो लंग्स में वो बॉडी फ्लूइड बच जाता है जो है फ्लेगम। और किडनी जब उसको नहीं निकाल पाती है तो फिर उसके अंदर में वो बनने लगता है डिफरेंट टाइप्स का, जिसका फॉर्म भी नहीं होता है। मोस्टली जो है फॉर्म के रूप में जो है जब यांग जो है डिफिशिएंसी होता है उस फॉर्म में आता है। तो ये एक छोटी सी जानकारी आपको इस 1 घंटे में हमने दे दी है। और आगे जो है इसका थोड़ा सा और भी हम लोग इसको इसका इनहैंस